न्यायपालिका को सरकार के दूसरे दो अंगों के नियंत्रण से स्वतंत्र रखने के लिए पांचवा तरीका है वेतन की पर्याप्तता। उन्हें इतना वेतन दिया जाए कि वे अपनी योग्यता के अनुसार वेतन पा रहे हों ऐसा महसूस करें और आकर्षित हों। वेतन की अपर्याप्तता यदि रहती है तो भ्रष्टाचार को भी वो जन्म देती है। न्यायाधीशों को संभवतः न्याय पथ से भ्रष्ट हो जाने की भी संभावना छोड़ देती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़रूरी है कि न्यायाधीशों का वेतन पर्याप्त ऊंचा हो, पर्याप्त स्तर का हो, पर्याप्त ओहदे का हो, जिससे असाधारण योग्यताधारी व्यक्ति जिसकी इंटेग्रिटी हो, जिसकी ईमानदारी हो, योग्यता तो हो ही, और जिसकी काम के प्रति निष्ठा हो, वही इस पद पर आए और आने की इच्छा रखें। स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अगला बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस पर कभी कभी प्रश्न उठता है आज के परिप्रेक्ष्य में, वह है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात राजकीय पदों पर नियुक्ति पर प्रतिबंध रहे। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके द्वारा राजकीय पदों को ग्रहण करने की इजाज़त न हो, उन पर प्रतिबंध हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़रूरी है। सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के बाद किसी भी न्यायाधीश की राजदूत के पद पर, राज्यपाल के पद पर या किसी अन्य पदों पर नियुक्ति पर प्रतिबंध होना चाहिए। आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की नियुक्तियों की आशा में वे लोग अन्यथा क्या करेंगे? न्यायपालिका को प्रसन्न करने के लिए उसकी कृपा का प्रसाद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हो सकता है कि वे न्याय देने में स्वतंत्र होकर न्याय का कार्य कर पाने में, न्याय देने में स्वतंत्र होकर न्याय का कार्य कर पाने में किसी तरह की हिचक न रखें। यदि उन्हें मालूम है कि कार्यपालिका उन्हें उनके रिटायरमेंट के बाद कुछ अन्य ओहदे, कुछ अन्य पद दे सकती है, तो ऐसी संभावना को वो लोग टटोलेंगे और उसके लिए हो सकता है न्यायाधीश लोग किसी प्रकार के निर्णय जब देने हों तो उसमें निष्पक्षता से कहीं कोसों दूर ना हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके द्वारा किसी पद या ओहदे को स्वीकार करने में प्रतिबंध हो। गत कुछ वर्षों में ऐसे उदाहरण आए हैं जब कुछ न्यायाधीशों ने ऐसे पदों को स्वीकार किया है और स्वीकार करते हुए उनकी निष्पक्षता पर विभिन्न वर्गों ने प्रश्न चिन्ह भी लगाए हैं। ये प्रश्न चिन्ह जायज़ हैं या नाजायज़, ये एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन स्वयं प्रश्न चिन्ह लगना ही स्वयं में एक न्यायाधीश की निष्ठा पर, न्यायपालिका की निष्ठा पर एक धब्बा हो जाता है, विश्वास टूटने वाली बात हो जाती है। इससे दूर रहने के लिए ज़रूरी है कि यह उचित कदम उठाते हुए ऐसे पदों को देने के प्रावधानों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। सातवां तरीका उन्हें स्वतंत्र रखने का, उन्हें निष्पक्ष कार्य करने का है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात या पदच्युति के पश्चात वे वकालत न कर पाएं, यह भी सुनिश्चित किया जाए। सेवानिवृत्ति हुई, उसके बाद यदि वकालत करते हैं तो जिस पक्ष के लिए वकालत करेंगे, जिस पक्ष के लिए पैरवी करेंगे,
हो सकता है उस पक्ष के साथ पूर्व में उन्होंने कार्य किया हो, जज के नाते, न्यायाधीश के नाते, और इसका असर बाद में पड़ता है। उसी प्रकार दुराचरण यदि साबित हो जाए जिससे उन्हें पदच्युत किया गया हो, तो उसके बाद भी न्यायाधीशों द्वारा किसी भी न्यायालय में वकालत करने पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि उसका दुराचरण तो साबित हो चुका है। और जिसने न्यायाधीश रहते हुए किसी तरह का दुराचरण किया हो, उससे ये अपेक्षा करना कि वकील के नाते वह न्याय के प्रति न्याय करेगा, ये गलत है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अपनी आजीविका को चलाने के लिए उनके सामने वकालत करना एक विकल्प होने के कारण ईमानदारी, निष्ठा, स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं करने के साथ ही वकालत करने में वे किसी न किसी रूप में न्याय व्यवस्था और स्वतंत्रता को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। न्यायाधीश रहते हुए वे लोग न्यायपालिका का एक अभिन्न अंग रहे हैं, और अब वकालत करते हुए पूरी संभावना है कि न्याय व्यवस्था उनकी उपस्थिति से, वकील के नाते उपस्थिति से प्रभावित हो, न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता प्रभावित हो। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे लोगों को भी, ऐसी स्थिति में भी न्यायाधीशों को वकालत करने से दूर रखा जाए। अंतिम तरीका भारतीय संविधान के दायरे में जो संभव है वह है कार्यपालिका से पृथककरण। न्यायपालिका की निष्पक्षता और उसकी स्वतंत्रता के लिए ये आवश्यक है कि न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र जो है वो कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र से बिल्कुल अलग हो, अर्थात दोनों में किसी भी तरह के टकराव की गुंजाइश या संबंधों की गुंजाइश न रहे। क्योंकि एक ही व्यक्ति के सत्ता अभियोक्ता या प्रोसिक्यूटर और साथ ही न्यायाधीश होने के साथ साथ वह निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्याय की आशा नहीं दिला सकता। यदि वह कार्यपालिका का भी अंग हो जाए और वह न्यायपालिका का भी अंग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्र न्याय की अपेक्षा नहीं की जा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति के द्वारा कार्यपालिका और न्यायिक कार्य पूरे नहीं किए जाने चाहिए। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग अंग हैं। यदि ऐसा होता है तो सत्ता का दुरुपयोग होगा, पक्षपात की संभावना रहेगी। इसीलिए भारतीय संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे संविधान में जो प्रावधान किया गया है, उसमें भी भाग 4 जो है संविधान का, उसमें भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के लिए संपूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए। और उसी के क्रियान्वयन स्वरूप भारतीय संघ के अधिकारी राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार के जो 3 अंग हैं, उन 3 अंगों में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जहां संबंध होना आवश्यक है और है, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में किसी भी तरह का संबंध ना हो, यह अति आवश्यक है। यदि इन बातों को जो ऊपर बताया गया है आपको, 7-8 बातें, तो इनका यदि पालन किया जाए तो उम्मीद होगी कि न्यायपालिका जो है वह पारदर्शी होगा, निष्पक्ष होगा, स्वतंत्रतापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों को निभाएगा और इस प्रकार जो अपेक्षा है जनता की न्यायपालिका से, उसको पूरा करने में सफल होगा। यहाँ एक बात और आपको समझने की है। जब हम सरकार कहते हैं या स्टेट कहते हैं, राज्य, तो उसके 3 अंग हैं। एक ओर हम कहते हैं कि न्यायपालिका सरकार का अंग है और दूसरी ओर हम कहते हैं कि न्यायपालिका इनके 2 अंगों से अलग रहे। ये कैसे संभव है? सरकार
अर्थात उसका एक अंग न्यायपालिका भी है। स्टेट उसका एक अंग न्यायपालिका भी है, लेकिन न्यायपालिका भी स्वतंत्र भी रहे, यह भी एक अपेक्षा करना और उसका सरकार में वजूद होना, ये दोनों में कभी कभी थोड़ा विरोधाभास लगता है। लेकिन इसका उत्तर ये है कि अंग होते हुए भी वह पृथक करे, उसके पृथक्करण का पूरा प्रयास रहे। संवैधानिक प्रावधान ऐसे हों, जैसा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मैंने बताया, कि वह पृथक रूप से एक पृथक एंटिटी के रूप में कार्य करे सरकार का अंग होते हुए भी, तब निष्पक्षता और न्याय की उम्मीद की जा सकती है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कैसे की गई है और क्या होना चाहिए, इस पर हमने विस्तार से निर्णय किया। इसके परिणाम स्वरूप सौभाग्य से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से न्यायपालिका मुक्त है। सभी प्रकार के नियंत्रणों से मुक्त एवं अपने स्वतंत्र अस्तित्व के कारण ही भारतीय न्यायपालिका ने निष्पक्षतापूर्वक अपने निर्णय देने में अपना कीर्तिमान बनाया है, विश्व के न्याय पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है और विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायपालिका का एक तरीके से रूप धारण कर लिया है। न्यायपालिका को लेकर एक प्रश्न और सबके जहन में आता है, जजों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर गत 80 वर्षों में कभी कभी विवाद के समय अवसर भी आए, क्योंकि नियुक्ति के लिए जहां संवैधानिक प्रावधान है कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो उसमें ये बात स्पष्ट है धारा 100 अनुच्छेद 124 में कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तो चीफ जस्टिस और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से कंसल्ट करके। अब कंसल्टेशन जो है, ये शब्द की विवेचना को लेकर गत वर्षों में कई बार विवादास्पद स्थिति आई है कि कंसल्टेशन का अर्थ क्या, यह माना जाए कि चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए नाम, नियुक्ति के लिए दिए गए नाम को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास वैसे नाम तो कार्यपालिका की तरफ से, मंत्रिपरिषद की तरफ से जाते हैं, तो फिर इनके द्वारा दिए गए नाम और मंत्रिपरिषद के दिए गए नामों के विरोधाभास की स्थिति में क्या होगा। इस स्थिति से निपटने के लिए समय समय पर कुछ प्रावधान हुए और अंततः एक कॉलेजियम की व्यवस्था वर्तमान में चल रही है। वैसे तो कॉलेजियम शब्द जो है वह हमारे संविधान में कहीं नहीं है, कॉलेजियम का प्रावधान नहीं है, लेकिन परंपरा के साथ धीरे धीरे और अन्य तरीकों की दिक्कतों से बचने के लिए एक तरीके से कॉलेजियम की व्यवस्था स्वयमेव बढ़ती गई और उसे एक तरीके से स्वीकार भी कर लिया गया है। कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम अर्थात मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4-5 न्यायाधीशों जो सीनियर मोस्ट हैं, उनका एक क्लब जो अपने तरीके से विचार विमर्श करके प्रस्ताव रखते हैं नामों का राष्ट्रपति के सामने। इसमें यह भी है कि यदि इन 5 सदस्यों में से कोई भी 2 सदस्य, कोई भी 2 न्यायाधीश किसी एक नाम पर सहमत ना हो तो वह नाम आगे नहीं बढ़ाया जाता। 2 सदस्य यदि सहमत ना हो, 2 न्यायाधीश यदि सहमत ना हो, तो वह नाम कंट्रोवर्शियल मानते हुए उसे आगे राष्ट्रपति को नहीं बढ़ाया जाता। इस व्यवस्था में फिलहाल कुछ सुधार दिखा है और इसी व्यवस्था के तहत धीरे धीरे अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 1950 में 8 न्यायाधीशों के साथ सुप्रीम कोर्ट प्रारंभ हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय। वर्तमान में 34 न्यायाधीशों का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। फिलहाल 1 पद खाली है और 33 पद
इसके भरे हुए हैं, रिक्त नहीं है। ये स्वयं में इस कॉलेजियम सिस्टम की सफलता का एक प्रमाण है। 2 वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश एक साथ नियुक्त हुए। 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जिससे संख्या जो है वो एकदम 33 पहुंची। इसमें महिलाओं की संख्या भी है और संभवतः इन न्यायाधीशों में से यदि परंपरा का पालन किया गया तो इन्हीं न्यायाधीशों में से संभवतः एक महिला न्यायाधीश आने वाले समय में मुख्य न्यायाधीश पर भी पदासीन हो सकती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम ने भी स्वतंत्रता को बनाए रखने में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाई है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को समझने के बाद, जिसमें 2 बातें हैं, न्यायालय की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण और कैसे, इन 2 बातों को समझने के बाद अब हम आते हैं अगले बिंदु पर, और वह है भारत की एकीकृत एवं संगठित न्यायपालिका। ये एकीकृत और संगठित न्यायपालिका के क्या मायने हैं? हमारा संविधान कहता है कि संघ और राज्यों के लिए, दोनों के लिए, न्यायपालिका का संगठन अलग अलग ना होकर के संपूर्ण देश के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, यूनिफाइड सिस्टम होगा, अर्थात एकीकृत और संगठित दोनों तरीके की न्याय व्यवस्था एक साथ होगी। अन्य देशों में जहां संघ व्यवस्था है, वहां पर राज्य इकाइयों के अपने न्यायालय हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के दायरे से बाहर हैं। लेकिन भारत की स्थिति में ऐसा नहीं है। भारत में संघ और राज्यों की न्यायपालिका के लिए संगठन जो है वो पृथक पृथक ना होकर एकीकृत और संगठित है। अर्थात यदि हम पिरामिड की बात करें तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है हर दृष्टि से और अंतिम भी है। अर्थात उसके ऊपर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके लिए न्याय के मामले में जिसके पास जाना पड़े। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं, उसके अधीन आते हैं। ये स्वतंत्र नहीं है। राज्य की इकाई होने के नाते स्वतंत्र ना माना जाए, बल्कि इसे सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत उसके अधीन आने वाले न्यायालय ही माने जाएं। और उसके साथ ही उच्च न्यायालय के नीचे जो न्यायालय आते हैं वे उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। तो अर्थात ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन देश के सारे अन्य न्यायालय आते हैं। यही कहलाता है एकीकृत या संगठित न्याय व्यवस्था, यूनिफाइड न्याय व्यवस्था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की जो न्यायालय की व्यवस्था है उसमें सभी न्यायालय एक कड़ी के रूप में बंधे हुए हैं। इसे हम सरलता से यदि समझें तो कुछ इस तरह देखें, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, राज्यों के उच्च न्यायालय, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय जिसे सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, और सबऑर्डिनेट कोर्ट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, दीवानी, उसके बाद फौजदारी और राजस्व। दीवानी अदालत या दीवानी न्यायालय, ये शब्द जो है दीवानी, इसका अर्थ समझ लें सिविल केसेस, और फौजदारी न्यायालय है क्रिमिनल केसेस, अपराध के मामले जो हैं वो फौजदारी न्यायालय में जाते हैं। संपत्ति के जो सामान्यतः मामले हैं या अपराध से हटकर दूसरे मामले हैं, दूसरे तरह के विवाद, वो सिविल में जाते हैं। और तीसरा है राजस्व, जिसका संबंध भू राजस्व से है, रेवेन्यू से है।
जो सरकार का कर एकत्रित करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है, उसके लिए एक अलग न्यायालय है। लेकिन ये तीनों न्यायालय जो हैं वे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहलाते हैं, सबऑर्डिनेट। और ये किसके सबऑर्डिनेट हैं? हाई कोर्ट के, अपने राज्य के हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के मातहत कार्य करते हैं। दीवानी न्यायालय की बात करें तो दीवानी न्यायालय जिलों में होते हैं और जिला न्यायाधीश उसका मुखिया होता है। जो जिले में दीवानी न्यायालय की यदि हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश। ऐसे ही फौजदारी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ भी होते हैं और इन्हें कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। दोनों शब्दों में अंतर है। सिविल के जज में, सिविल मामले में या दीवानी मामले में जो न्यायालय है वह सीधा कहलाता है जिला न्यायाधीश। लेकिन आपराधिक मामलों का जो न्यायालय है वहाँ का जो जज होगा वह कहलाएगा सत्र न्यायाधीश, सेशन कोर्ट, सेशन जज, SESSION। और तीसरा रेवेन्यू का जो मामला है वो राजस्व से जुड़ा हुआ है, वो अलग है, रेवेन्यू बोर्ड। हर राज्य में एक रेवेन्यू बोर्ड होता है। जैसे छत्तीसगढ़ का रेवेन्यू बोर्ड का कार्यालय रायपुर में है, यहाँ पर रेवेन्यू कमिश्नर बैठते हैं। दीवानी, फौजदारी और रेवेन्यू, इसके मातहत बड़ी लंबी न्यायालयों की सूची है जिनके अलग अलग नाम हैं, जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं क्रमवार। और इस सूची में यदि आप देखेंगे तो सबसे नीचे न्याय पंचायत सिविल मामले में, जो ग्रामीण स्तर पर है। सिविल मामले में अर्थात गैर आपराधिक मामलों में न्याय पंचायत, गैर आपराधिक मामले जो होते हैं उसमें न्याय पंचायत सबसे नीचे स्तर पर। वहीं दूसरी ओर क्रिमिनल केस में भी सबसे नीचे स्तर पर न्याय पंचायत। लेकिन रेवेन्यू बोर्ड के स्तर पर, रेवेन्यू के मामले में जहां कलेक्टर भी रेवेन्यू अधिकारी के रूप में आते हैं, कि आप याद रखेंगे कि किसी जिले का जो कलेक्टर होता है, उस शब्द को यदि जाएं उसके व्युत्पत्ति पर, तो कलेक्टर मतलब जो कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है वो? उसका नाम कलेक्टर क्यों पड़ा? वह रेवेन्यू कलेक्ट करता है। रेवेन्यू मतलब जमीन से होने वाली आय, उसको इकट्ठा करने का कार्य ब्रिटिश काल में रेवेन्यू कलेक्टर को दिया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद अब मात्र रेवेन्यू कलेक्टर ही नहीं है बल्कि पूरे जिले का हर विषय का सर्वोच्च अधिकारी बन गया है। तो उसकी जो जॉब प्रोफाइल है कलेक्टर की वो बदल गई है और इसलिए उसमें उसके नाम से रेवेन्यू शब्द हटाकर अब केवल कलेक्टर रखा गया है, जिसे हिंदी में जिलाधीश कहते हैं। और ये जिलाधीश जो हैं वो वैसे तो बोर्ड के अंतर्गत आते हैं या रेवेन्यू मामलों के न्याय के अंतर्गत आते हैं। और उसी क्रम में आप नीचे देखेंगे तहसीलदार भी उसी सीरीज़ का एक अधिकारी है और सबसे नीचे उसमें नायब तहसीलदार। तो इस प्रकार नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कलेक्टर ये रेवेन्यू मामलों के मामले में न्याय देने का कार्य करते हैं। पंचायत जो है वो फौजदारी और सिविल मामलों में न्याय देने का कार्य निम्नतम स्तर पर करती है। तो बीच के आप जो नाम हैं उसको आप थोड़ा देख लें, लेकिन विशेष जो अधिकारी हैं उनके बारे में मैंने आपको जिक्र कर दिया है। और इस प्रकार हमारी जो न्यायपालिका है, जिसका सर्वोच्च अंग सर्वोच्च न्यायालय है, उसका निम्नतम अंग तक इतना बड़ा उसका ढांचा है।